नमस्कार, प्रदीप पॉइंट में आप सबका स्वागत है। हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था भाषा क्या है, भाषा के प्रकार क्या है, लिपि क्या है, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोग पढ़ रहे थे व्याकरण, और व्याकरण के अंतर्गत हमने कहा था कि किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और शुद्ध रूप से लिखने के लिए जिस शास्त्र की जरूरत होती है उसे व्याकरण शास्त्र कहते हैं। और व्याकरण के 3 पक्ष हमने बताए थे। व्याकरण के 3 पक्ष हमने बताए थे, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अर्थात किसी भी व्याकरण को सीखने के लिए आपको सबसे पहले सीखना होगा वर्ण। कोई भी आप व्याकरण सीखने जाएं, जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको A to Z जानना होगा, ABCDEFGHI पहले सीखना होता है, लेटर सीखना होगा, अर्थात वर्णों को सीखना होगा। या फिर आप हिंदी सीख रहे हैं, हिंदी व्याकरण, तो सबसे पहले आपको छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा सीखना होगा। तो इसी तरह से हम लोग सबसे पहले वर्ण विचार शुरू किए थे, और वर्ण विचार को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थोलॉजी। वर्ण विचार को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थोलॉजी। ये याद रखिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑर्थोलॉजी किससे संबंधित है। तो ऑर्थोलॉजी वर्ण विचार को कहते हैं। और वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोगों ने पूरा वर्ण विचार, स्वर व्यंजन, उसको विभिन्न आधारों पर, प्राण एवं वायु के आधार पर, अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, स्वघोष, भिन्न भिन्न आधारों पर उसको बांटकर पूरा एकदम उसको डिटेल में पढ़ा है। और वो वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, आप जाकर वहां से मुश्किल से 6 वीडियो होंगी और सब 10-10 मिनट की होंगी। और वर्ण विचार से हर एग्जाम में कम से कम 5 नंबर 6 नंबर बिल्कुल डन रहता है कि आना ही आना है। तो अब हम लोग यहाँ पर वर्ण विचार पढ़ चुके थे, तो वर्ण आप सीख चुके हैं, तो क्या सीखेंगे? अब शब्द बनाना सीखेंगे। अर्थात जैसे हमारा जब एडमिशन होता है तो हम सबसे पहले छोटा बड़ा, छोटी बड़ी सीखते हैं, और जब थोड़ी और बड़ी क्लास में जाते हैं तो हम लोग क्या सीखते हैं? कालम कलम, गामला गमला, इस तरह से हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो हालांकि आप वो सब पढ़े होंगे, आपको क्या पढ़ना है? आपको मुख्य रूप से व्याकरण पढ़ना है। तो शब्द विचार के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। वर्णों के स्वतंत्र सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, जैसा कि हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, का प्लस म ला। अब ये 3 वर्णों से मिलकर बना है। कौन कौन 3 वर्ण है? का, म, ला, 3 ही वर्ण है। और इसी 3 वर्ण से लेकर हम ये भी बना सकते हैं, और इन्हीं 3 वर्णों से हम लोग ये भी बना सकते हैं, और इन्हीं 3 वर्णों से हम लोग एक शब्द और बना सकते हैं। क्या? अब अगर हम इसको देखें तो ये कमल, अर्थात ये मिलकर क्या बना? कमल। और ये क्या बना? मकल, म-क-ल। ये क्या बना? लकम। और ये क्या बना? कलम। तो अब अगर आप यहां पर देखें तो ये कमल है। कमल का मतलब एक पुष्प है जो कि कहां पर? पंकज, कीचड़ में उगता है। तो ये कमल क्या है? एक पुष्प है, तो इसलिए ये हमारे लिए क्या है? सार्थक शब्द है। कमल क्या है? सार्थक, अर्थात अर्थ के साथ। क्या कहा गया है? कि वर्णों के स्वतंत्र सार्थक, वर्णों के स्वतंत्र सार्थक समूह को, वर्णों के स्वतंत्र सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो वर्णों का समूह है ये। अब अगर इसको देखें और इसको करें तो हम जानते हैं कि का के नीचे अगर हलंत ना लगा हो तो वो का हलंत लगाकर प्लस आ, और फिर प्लस मा के नीचे हलंत लगाकर प्लस आ, और ला के नीचे प्लस लगाकर हलंत लगाकर प्लस आ। अर्थात सब में क्या है? आ से इनका उच्चारण हो रहा है। मतलब ये व्यंजन है, आप पढ़े थे व्यंजन क्या होते हैं? जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उनको क्या कहते हैं? व्यंजन। अर्थात इसको आप पढ़ नहीं सकते, इसको आप कह सकते हैं कि स्वर रहित का है, लेकिन इसको आप सही इस का उच्चारण नहीं कर सकते। ये सब चीजें हमने बहुत डिटेल में किया है वर्ण विचार में, उसको आप पढ़िएगा, देखिएगा। तो अब ये अर्थात इसका सही रूप तो ये हुआ। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये कमल, तो कमल, अब ये कमल सार्थक है, वर्णों का समूह तो है। किन किन वर्णों का समूह है? का, आ, म, आ, त, ल, आ, इनका समूह है। तो इन वर्णों का समूह है, ये क्या हुआ? कमल, सार्थक समूह है, इसलिए ये शब्द है। मकल, मकल बताइए, सुना है कभी? नहीं सुने होंगे। तो अर्थात मकल क्या है? मकल एक सार्थक शब्द नहीं है, इसलिए ये जो है सार्थक नहीं है, इसलिए इसे क्या? शब्द की श्रेणी में नहीं रखेंगे। लकम कोई शब्द है ही नहीं, क्योंकि लकम का सार्थ, वर्णों का ऐसा समूह जो अर्थ के साथ है, तो अर्थात ये भी शब्द नहीं है। फिर कलम, कलम जिससे हम लोग लिखते हैं,
तो अब इसका समूह, अगर हम कलम मांगेंगे तो कोई दे देगा हमको कि भैया कलम दे दीजिए, तो उठाकर एक पेन देगा हमको, लेकिन अगर हम मकल मांगेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है, व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कलम। ऐसे ही हम लोग इलाहाबाद में जब रहते थे तो इलाहाबाद में हम लोगों का एक बगल में कुछ दूर पर एक लोग और कमरा लेकर रहते थे। तो दो मित्र थे, एक ही गांव के दोनों थे और रूम में रहते थे। तो उल्टा बात करते थे, जैसे उनको अगर कलम मांगना हो तो लमक मांगते थे, और हम लोग कहते थे कौन सी, बहुत तेजी से, वो पता नहीं कैसे उनका बुद्धि इतनी बढ़िया काम करती, पढ़ने लिखने ठीक नहीं थे लेकिन इसमें बढ़िया बुद्धि काम करती थी। तो वो देखते थे, वो जल्दी जल्दी बात करते थे कि लमक, इस तरह से फटाफट शब्दों को उल्टा कर लेते। तो हम लोग कहते थे कि कौन सी भाषा में बात कर रहे हो। तो बाद में वो अपना ये गूढ़ रहस्य हमको बताए कि हम लोग जो है वर्णों को, शब्दों के जो वर्ण होते हैं उनको बहुत तेजी से उल्टा कर लेते। तो ये हमारे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पर ये भी देख लीजिएगा कि शब्द विचार जो है इसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। अगर ये किसी एग्जाम में पूछा जाता है मॉर्फोलॉजी किससे संबंधित, तो आपको बताना है कि शब्द विचार से। तो ये आपको समझ में आया होगा कि शब्द कहते किसे हैं। तो अब हम लोग चलते हैं पद, देखते हैं कि पद किसे कहते हैं। अक्सर कहा जाता है कि निम्नलिखित वाक्य में जो अंडरलाइन शब्द हैं उनका पद परिचय दीजिए। तो पद क्या होते हैं, पद किसे कहते हैं। अब अगर हम ये कहें कि शब्द को ही पद कहते हैं तो, लेकिन ये एक कंडीशन होती है, कब, जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में होता है। जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में होता है, अर्थात वो व्याकरणिक दृष्टि से बंध जाते हैं, व्याकरणिक दृष्टि से बंध जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। जैसे राम खाना खा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये भिन्न भिन्न शब्द हैं, अर्थात राम किससे मिलकर, भिन्न भिन्न वर्णों से मिलकर बना है। रा प्लस आ प्लस म, रा प्लस बड़ा आ प्लस म, बड़ा की मात्रा। रा के नीचे हलंत क्यों लगाया, क्योंकि राम में और मान थी, और इसका विस्तार कर दिया। अब ये क्या हुआ, रा के नीचे हलंत, और इसमें किस मात्रा से इसका उच्चारण हो रहा था, बड़ा की मात्रा से बड़ा, माँ के नीचे हलंत हो रहा, माँ के नीचे हलंत तो माँ से आ निकल आया। तो ये राम हुआ, अर्थात ये वर्णों भिन्न, ये वर्णों का समूह है और सार्थक वर्णों का समूह है। राम कौन थे, राम एक राजा थे, ईश्वर थे, माना जाता है कि विष्णु के अवतार थे। तो अब राम जो है ये इनका सार्थक है। राम अगर आप किसी के सामने कहेंगे तो लोग समझेंगे कि कौन थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे। तो राम खाना खा रहा है। अब यहाँ पर जैसे खाना है, खा है, रहा है, तो ये क्या है, खा रहा है। तो ये शब्द जो है ये व्याकरणिक दृष्टि से बंधे हुए हैं। अगर ये इस तरह से आते, खा रहा, राम खाना है, तो ये व्याकरणिक दृष्टि से बंधे हुए नहीं थे, तो ये पद नहीं थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, पद है, अर्थात इस शब्द को क्या कहा जाएगा, पद, क्योंकि जो करता है और उसका सबसे पहले प्रयोग किया गया है, तो ये क्या है, पद है। अब राम क्या हो जाएगा, राम का पद परिचय क्या हो जाएगा कि राम करता होगा सब्जेक्ट, क्योंकि राम ही तो काम कर रहा है यहाँ पर खाने का, तो राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। और उसके अलावा राम का पद परिचय क्या हुआ, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऐसे ही खाना खा रहा है, आप समझ रहे होंगे। तो जो भी व्याकरणिक दृष्टि से जब शब्द बंध जाते हैं किसी वाक्य में, व्याकरणिक दृष्टि से जब शब्द बंध जाते हैं किसी वाक्य में, तो उनको क्या कहते हैं, तो उनको हम पद। यहाँ पर हम देखेंगे कि शब्दों को भिन्न भिन्न आधार पर विभाजित किया गया है, और वो आधार क्या है, अर्थात शब्दों को कई दृष्टियों से वर्गीकृत किया गया, शब्दों को कई दृष्टियों से वर्गीकृत किया गया है। जैसे अगर हम देखें वाक्य में प्रयोग के आधार पर, वाक्य में प्रयोग के आधार पर, तो ये है सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ये कौन कौन से हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। और अगर यहाँ पर देखें रचना, अब सार्थक शब्द निरर्थक शब्द अभी हम एक एक पॉइंट को लेकर पूरा डिटेल करेंगे। तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर सार्थक और निरर्थक शब्द, रचना एवं बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्द है वो है तत्सम, तद्भव और देशक विदेशक। और इसमें एक और पढ़ेंगे हम, वो होगा संकर शब्द, तत्सम, तद्भव, देशक विदेशक और संकर शब्द। रूपांतरण की दृष्टियों से शब्द के भेद कौन कौन से, विकारी शब्द, यहाँ से भी प्रश्न खूब बनते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से विकारी शब्द होंगे, विकारी शब्द हम चर्चा करेंगे तो बात करेंगे वहां पर, कि जो किन्हीं भी कारणों से लिंग वचन कारक आदि के आधार पर जो परिवर्तित हो जाते हैं,
तो उन्हें क्या कहते हैं, विकारी शब्द। विकार का मतलब ये होता है कि उनमें परिवर्तन, विकार का मतलब ये होता है परिवर्तन। लोग कहते हैं कि ये बहुत विकारग्रस्त हो गए हो, काफी कमजोर लग रहे हो, तो विकार का मतलब क्या हुआ कि पहले ठीक थे, आप परिवर्तित हो गए हैं। अविकारी का मतलब होता है जिसमें किसी भी कारण से विकार उत्पन्न न हो, चाहे लिंग वचन कारक किसी भी, पढ़ेंगे हम लोग इसको, बहुत डिटेल करेंगे। तो ये कौन, क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इस तरह से ये देखते हैं हम, वाक्य में प्रयोग के आधार पर सार्थक निरर्थक, रचना में बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर तत्सम तद्भव, देशज विदेशज और संकर, और रूपांतरण की दृष्टियों से शब्द के भेद। तो कौन कौन से हो जाएंगे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो यहाँ पर हमें यह समझना है कि ऐसा क्यों किया गया है, वाक्य में प्रयोग के आधार पर क्यों, इसको किस आधार पर क्यों बांटा गया है। तो आइए हम सीखते हैं। प्रयोग के आधार पर हम शब्दों को दो भागों में बांटते हैं, पहला होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। वाक्य में प्रयोग के आधार पर सार्थक, अब जैसा इसका नाम है सा अर्थ, अर्थात अर्थ के साथ, और निरर्थक मतलब जिसका अर्थ ना हो, निरर्थक शब्द हो। जैसे कैसे, इसको देखते हैं कि जैसे हम कहें सार्थक शब्द, तो अगर हम बोले कि गमला, तो गमला का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा एक इस प्रकार का आकृति कि जिसमें क्या बैठाया जाता है, पौधा लगाया जाता हो, पुष्प बैठाया जाता हो, वो क्या है, गमला है। या हम जैसे कहें मेज, तो आप जानते हैं कि मेज, या फिर हम कहें चाय, या फिर हम कहें कुछ भी, नमकीन, तो ये सब क्या है, आप समझ रहे हैं कि इनका अर्थ है। हम कहेंगे नमकीन ले आओ, तो आप जानेंगे कोई ऐसा बढ़िया भुना हुआ पदार्थ लाना है कि जो कैसा हो, जिसमें नमक हो और खाने में अच्छा हो। चाय आप समझते होंगे क्या है, मेज आप समझ रहे होंगे। तो ये अर्थ दे रहे हो, इनको इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनका अर्थ हो, ऐसे शब्द सार्थ, ऐसे शब्द जिनका अर्थ हो, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। अब नेक्स्ट है निरर्थक शब्द। अच्छा, निरर्थक है तो शब्द तो होना ही नहीं चाहिए, तब ये शब्द क्यों है, क्योंकि अभी हमने डिफिनेशन में कहा था कि वर्णों का ऐसा स्वतंत्र और सार्थक समूह, वर्ड याद होगा आपको, वर्णों का ऐसा स्वतंत्र और सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों का ऐसा स्वतंत्र और सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो अब ये तो शब्द होने नहीं चाहिए, इसीलिए इनको कहा गया निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्यों है ये, जैसे हम कहते हैं कि भैया चाय वाय पिलाओ, तो चाय वाय वाय क्या हो गया, निरर्थक शब्द है, लेकिन अर्थ दे रहा है कि चाय के साथ साथ कुछ और आना चाहिए। चाय वाय का मतलब केवल चाय नहीं है। जैसा कहते हो रोटी वोटी खाए हो कि नहीं, तो रोटी क्या हो गया वहां पर, मतलब रोटी के साथ आप सब्जी लिए होंगे, घी लिए होंगे, और बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप ले सकते हैं। तो ये समझे, चाय वाय। फिर या फिर हम कहें कि भैया पानी वानी पिलाओ, पानी, भैया आए हैं पानी वानी पिलाओ, तो भैया आए हैं पानी वानी पिलाओ, मतलब केवल पानी लेकर मत आइएगा, पानी के साथ में क्या होना चाहिए, पानी के साथ में बिस्कुट भी होना चाहिए। तो समझ में आया। तो इसीलिए इनको, हालांकि इनको बहुत ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रचना एवं बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। रचना या बनावट अर्थात उनकी बनावट किस आधार पर है, इस आधार पर हम देखते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसका मतलब क्या हुआ कि जथा नामे तथा गुणे। रूढ़ शब्द का मतलब ये हुआ कि अगर हम इन शब्द का खंड करें तो उनसे कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। अगर हम इन शब्दों का खंड करें तो उनसे कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ घर, और आप घर का खंड करें तो क्या मिलेगा आपको, केवल 2 वर्ण मिलेंगे, और क्या कोई सार्थक अर्थ नहीं मिल रहा है। जैसे आप लिखें कमल, कमल का आप खंड करें तो कोई सार्थक अर्थ नहीं मिलेगा। इस प्रकार अर्थात हम इसको इसी रूप में डिफाइन करते हैं कि ऐसे शब्द जिनके खंड करने पर कोई अर्थ प्राप्त नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। रूढ़ का मतलब आप रूढ़ याद कर लीजिए, रूढ़ मतलब जो अकेले रहे, किसी से बात ना करे, अर्थात इनका खंड करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का मतलब क्या हुआ, योग। योग का मतलब क्या हुआ, जोड़। जोड़ का मतलब क्या हुआ कि ये 2 शब्दों से मिलकर बने होंगे, 2 शब्दों से मिलकर बने होंगे। जैसे हम लिखें हिमालय, जैसे हम लिखें हिमालय, तो हिमालय का जब आप खंड करेंगे, हिम और आलय, हिम और आलय, हिम और आलय, तो अर्थात ये क्या हो गए, हिमालय। अर्थात इनका खंड करने पर अर्थ मिलेगा। ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे, यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जिनका खंड करने पर उनका अर्थ हो, उनका अलग अलग अर्थ हो, तो वो क्या कहलाएंगे, यौगिक शब्द। नेक्स्ट है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द अगर देखें हम, तो योग रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं, योग होंगे प्लस क्या होंगे, रूढ़ होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 शब्द तो होंगे ही होंगे खंड करेंगे तो, इसके अलावा रूढ़ होंगे। रूढ़ होंगे मतलब उनका अर्थ कोई तीसरा होगा, अर्थ कोई तीसरा होगा। अर्थात ऐसे शब्द जिनका
जिनके अर्थात ऐसे शब्द जो अपना एक विशिष्ट अर्थ देते हो, जो अपने खंड के अतिरिक्त अपना एक विशिष्ट अर्थ देते हो, उनको क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द। जैसे हम देखें नीलकंठ, नीलकंठ। अब यहां पर आप नीलकंठ देखिए, नीलकंठ अर्थात नीलकंठ को अलग अलग करें तो नीलकंठ तो है, इसके अलावा एक विशिष्ट अर्थ दे रहा है। ये विशिष्ट अर्थ क्या हुआ इसका? शंकर, भगवान शंकर। विशिष्ट अर्थ इसका क्या हुआ? भगवान शंकर। जैसे हम और देखें कि दशानन, दशानन, तो दशानन अपना एक विशेष अर्थ दे रहा है। दशानन अपना एक विशेष अर्थ दे रहा है। कौन? रावण। जैसे हम यहां पर देखें गिरधर, गिरधर, तो गिरधर का मतलब क्या हुआ? गिरधर का मतलब हुआ कृष्ण, कृष्ण। जैसे हम देखें रतिकांत, रतिकांत, तो रतिकांत का मतलब क्या हुआ? रति मतलब रति और कांत मतलब पति, तो रति के पति अर्थात कौन? कामदेव। जैसे हम लोग देखें मुरारी, मुरारी, तो मुरारी कौन? मुरारी कौन है? कृष्ण जी। मुर नामक राक्षसी थी और अरि मतलब होता है शत्रु, तो मुर नामक राक्षसी के शत्रु अर्थात श्री कृष्ण। तो इस तरह से देखिए जितने भी शब्द हैं यहाँ पर योग तो हैं, लेकिन फिर भी क्या है? रूढ़ है। योग होने के बावजूद भी ये रूढ़ है, अलग ही अर्थ दे रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहा जा रहा है? योग रूढ़। एक बार फिर से देखते हैं, ऐसे शब्द जिनका खंड करने पर उनका अर्थ न निकले वो क्या होंगे? रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जिनका खंड करने पर उनका अर्थ निकले, और यहाँ पर योग रूढ़ शब्द वह शब्द होंगे जिनके खंड करने पर तो उनका अर्थ होगा, लेकिन वो कोई विशेष अर्थ दे रहे होंगे, अर्थात वो योग के साथ साथ रूढ़ भी होंगे, योग के साथ साथ रूढ़ भी होंगे, इसलिए इनको कहा जाता है योग रूढ़ शब्द। तो जो नेक्स्ट प्रकार है और शब्द के भिन्न भिन्न आधारों पर जो अन्य दृष्टियों से विभाजित किया गया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाए। आपको करना क्या है? आपको जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की, उसमें 6 वीडियोस हैं, उसको जाकर आप पूरा देख लीजिएगा एक बार। वर्ण विचार आपको कहीं से भी और से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। देखो मैं ये नहीं कर सकता कि थंबनेल लगाऊं कि बस 2 मिनट में हिंदी समझा दूंगा, 3 मिनट में ये हो जाएगा, ये सारी चीजें नहीं हो सकती मुझसे। ये कंटेंट मैं पढ़ा सकता हूँ आपको, और कंटेंट पढ़ना है तो आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये कि मैंने जो है एनसीईआरटी की श्रृंखला शुरू की है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी जो है वो मैं 6 to 10th ये कवर करने वाला हूँ, उसमें लगभग 7th की और 10th की मैंने वीडियोस डाली हुई है, तो आप वहां पर जाकर और जो ज्योग्राफी है उसकी बेसिक समझ विकसित कर सकते हैं। और वहां पर केवल बेसिक समझ ही नहीं है, आपको वहां पर ऐसे तथ्य भी मिलेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि वहां पर मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पर उसे कवर कर रहा हूँ। तो आपको करना क्या है? ये सारी चीजें आप पढ़ते रहिए, और जो आप देखिएगा कि क्लास 7th की ज्योग्राफी में इतने प्रश्न छुपे हुए हैं जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, और हम लोगों को समझ में नहीं आता कि हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो एनसीईआरटी जो सब लोग सजेस्ट करते हैं, थोड़ी सी वो दोनों लैंग्वेज में मिलेगी आपको, हिंदी और इंग्लिश, तो वहां से जाकर वो पढ़ते रहिए एनसीईआरटी आप। नमस्कार।